अस्सलाम वालेकुम। मेडिकेट टॉक्स की एक और नई एपिसोड में आप सभी लोगों को वेलकम करते हैं। आज भी हमारे साथ स्टूडियोज़ में एक बहुत ही अमेजिंग से डॉक्टर ने हमें ज्वाइन किया है। आज हमसे गुफ्तगू करने के लिए डॉक्टर वजी सलीम हमारे साथ मौजूद हैं। आज का टॉपिक भी इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इससे पहले कि हम टॉपिक की तरफ बढ़ें और प्रॉपर पॉडकास्ट का आगाज़ करें, सबसे पहले आपको बताती चलूँ डॉक्टर वजी सलीम के बारे में छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। MBBS FCPS पीडियाट्रिशियन है, HOD पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट, ट्राइमेक्स हॉस्पिटल भी एरिया है। साथ ही साथ खैरुल अमल मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक सेंटर में भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। डॉक्टर साहब से आज हम इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। वो इम्पोर्टेंट क्यों है ये आपको थोड़ी देर में मालूम होगा। फिलहाल डॉक्टर साहब को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। थैंक यू वेरी मच। अच्छा डॉक्टर वजी, हमारे प्रोग्राम का एक फॉर्मेट है। इससे पहले कि हम टॉपिक पर आते हैं, थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं डॉक्टर की अपनी शख्सियत, अपनी सफ़र के हवाले से। उसके पीछे भी एक रीज़न है। बहुत सारे डॉक्टर्स, प्रैक्टिशनर्स जो हमें देख रहे होते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं, कई बार जब डॉक्टर हजरात आते हैं, अपनी जर्नी शेयर करते हैं, वो कहते हैं ना कुछ विजडम ऑफ नगेट्स शेयर करते हैं, तो उससे बहुत मदद मिल जाती है। डॉक्टर साहब, अगर मैं आपसे पहला ही सवाल करूँ कि जो कि मैं सबसे पूछती हूँ कि आप जो है डॉक्टर साहब, अगर हम आपको पीछे टाइमलाइन में लेके जाते हैं, तो क्या आपने सोचा था बड़े होकर कि मैंने डॉक्टर ही बनना है, या ये आप एक्सीडेंटली बन गए? नहीं, एक्सीडेंटली नहीं थी। ऑफ कोर्स मेरा ये शुरू से ही एक शौक था, ख्वाब था। शौक नहीं था, ख्वाब था मेरा। दैट वाज माय ड्रीम जी, कि मुझे डॉक्टर बनना है। ठीक है। लेकिन डॉक्टर साहब, ऐसा होता है ना कि जब हम छोटे होते हैं तो उस वक्त, और मेरा ख्याल है कि अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो उस वक्त ज्यादा चॉइसेस भी नहीं थी बच्चों को, या डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। एक्चुअली नहीं, दैट वाज माय चॉइस कि मुझे डॉक्टर बनना है। और उसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। जी। स्टोरी ये है कि मुझे व्हेन आई वाज आई थिंक 5 or 6 years ओल्ड चाइल्ड, मुझे उस वक्त मेनिंजाइटिस हो गया था। ओके। एंड एवरीवन वाज होपलेस। सही कि मैं सरवाइव कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा। नियर अबाउट 30 to 35 आवर्स अनकॉन्शियस रहा मैं। एंड एवरीवन वाज होपलेस, इवन डॉक्टर वाज होपलेस। सो किसी भी तरह सरवाइव किया। सही, राइट। जब मैं आया, सरवाइव हुआ, मुझे पता चला कि मेरे साथ क्या हुआ था। और उस वक्त मैंने डॉक्टर्स को देखा कि किस तरह उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और किस तरह मेरी केयर की है। तो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। अमेजिंग, अमेजिंग। और उस वक्त मेरे जहन में ये आया कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए। आई शुड बी अ डॉक्टर, शुड बी अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। वेरी नाइस, वेरी नाइस डॉक्टर साहब। और देखिए, यही बात होती है कि जब हम डॉक्टर्स के साथ गुफ्तगू करते हैं तो कितनी सारी नई चीजें आपको सीखने को, समझने को मिलती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हम सबको मालूम है कि जो ये डॉक्टरी का सफर है, मेडिसिन की फील्ड है, ऑन गोइंग है, आप हमेशा पढ़ते ही रहते हैं, लॉन्ग जर्नी है, बिल्कुल, और कोई इतनी आसान भी नहीं होती। Exactly. तो डॉक्टर साहब, आपकी जो ड्रिवन फोर्स थी पूरी थ्रू आउट योर जर्नी, जिन्होंने आपको तरगीब दिया, या जो आपके साथ साथ आपको लगता है कि हाँ, कई ऐसे टाइम भी आया कि जब मैं थोड़ा सा थका भी, फ्रस्ट्रेटेड भी हुआ, तो आपके लिए मोटिवेशन थ्रू आउट कौन रहे या कौन रही? देखिए, मोटिवेशन आप अगर किसी पर्सनालिटी के बारे में पूछना चाह रही हैं तो कोई फैमिली मेंबर या कोई टीचर थे? माय एल्डर सिस्टर वाज अ डॉक्टर। ओके ओके ओके। मैंने उनको बहुत फॉलो किया। सही सही सही। और उनसे बड़ा एडमायर था मैं। सही। क्योंकि उनकी जो मेहनत थी, उनको जिस तरह मैंने देखा है स्टडी करते हुए, और बीइंग अ फीमेल, बीइंग अ वुमन, बिल्कुल सही। तो बड़ा डिफिकल्ट होता है किसी भी फील्ड में अपने आप को मनवाना जाना, स्पेशली बीइंग अ डॉक्टर। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो बड़ा इट्स रियली वेरी टफ। जब मैंने उनको देखता था तो आई वाज रियली इंस्पायर्ड टू हैव कि मुझे इनसे ज्यादा करना चाहिए। जब ये वुमन हो के काम इस तरह कर सकती हैं तो फिर तो आई एम अ मैन। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल जो कि अमूमी तौर पर मैं सभी डॉक्टर से ये भी पूछती हूँ, कई दफा ऐसा होता है कि क्योंकि अब हम 2025 को एंटर करके 26 में आ रहे हैं, मेडिसिन ने भी बहुत इवॉल्व कर लिया है, बहुत सारी अपग्रेडेशंस हो गई हैं। आप नए आने वाले डॉक्टर्स में क्या देखते हैं, और अमूमी तौर पर जब देखते हैं तो आप क्या मशवरा देते हैं अपने तजुर्बे से? देखिए, आजकल के डॉक्टर्स थोड़ा सा प्रोफेशनल ज्यादा हो गए। बट मेरा उनको यही मशवरा है कि बी द डॉक्टर। सही, ठीक है, डॉक्टर बने एंड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने ऊपर जिम्मेदारियां लें। एंड ये प्रोफेशन सिर्फ प्रोफेशन नहीं है, बिल्कुल, ठीक है, दिस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम द गॉड। और ये हमारे लिए अल्लाह की तरफ से एक ब्लेसिंग है कि हमें इस काबिल बनाए कि हम इस प्रोफेशन में आए और लोगों के काम, बिल्कुल, लोगों के सर्व कर सकते हैं, लोगों को
हेल्थ इश्यूज को सॉल्व करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। इसके अलावा भी बीइंग अ डॉक्टर यू आर अ जेंटलमैन, दिस इज अ जेंटलमैन प्रोफेशन, राइट? दिस इज नॉट अ ओनली अ प्रोफेशन कि आप एक प्रोफेशन है, आप वो बस काम किया और आ गए 9 to 5 जॉब की। इट्स नॉट 9 to 5 ओनली। बिल्कुल सही, ठीक है, इट्स 24 आवर। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको खुद को क्या महसूस होता है सिंस फ्रॉम द बिगिनिंग, जब से आपने मेडिसिन को चूज किया, आपकी स्टूडेंट लाइफ, फिर आप प्रैक्टिस में आ गए, उसूली तौर पर डॉक्टर बनने के बाद बहुत सारी तब्दीलियां आती हैं। अगर हम डॉक्टर वजीद से पूछेंगे डॉक्टर साहब आपकी शख्सियत में क्या वाज़ेह तब्दीलियां आई? सबसे पहले तो दो जो तब्दीलियां मेरे अंदर बहुत ज्यादा आई, वो ये कि एक तो मैं रिस्पॉन्सिबल बहुत हो गया। अच्छा, ठीक है, ठीक है। और दूसरे, क्योंकि ये एक जेंटलमैन प्रोफेशन है, तो आदमी के अंदर वो चीज आ जाती है थोड़ी सी। ठीक है, काम डाउन होता है, उसका वे ऑफ द टॉकिंग, लाइफ स्टाइल, एवरीथिंग चेंज हो जाती है उसकी। बिल्कुल सही बात है, यही बात है। डॉक्टर साहब एक सवाल आपसे और करना चाहूंगी। अमूमी तौर पर देखने वालों से यहाँ मेरी मुराद वो मरीज हैं या वो ऑडियंस है जिन्हें लगता है कि जी डॉक्टर साहब की तो कोई कुर्बानी नहीं है, कुर्बानी तो सारी हमारी है, क्योंकि हम लाइन में खड़े हुए हैं, इतनी देर लगी हुई है। डॉक्टर्स जो है वो व्हाइट कोट पहनते हैं, एसी वाले कमरे में बैठते हैं, बस दवाइयाँ लिखते हैं। तो डॉक्टर साहब ये जो पसे पर्दा एक डॉक्टर की कुर्बानी है और जो मुझे लगता है चलती ही रहती है, थोड़ा सा हमें बताएं आपके ख्याल से डॉक्टर की क्या कुर्बानी है? डॉक्टर की क्या कुर्बानी है? डॉक्टर की ही तो कुर्बानी है जो आप इस काबिल अभी खड़े हुए हैं कि वेट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात है कि आप अगर मेरा वेट कर रहे हैं किसी भी डॉक्टर का, तो आप कहीं ना कहीं आपके कुछ हेल्थ इश्यूज आए होंगे जी, आप उससे पास आउट हुए हैं तो यहाँ खड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे आप, क्योंकि मैं एक पीडियाट्रिशियन हूँ, मेरे सामने आप अपने बच्चे को लेके खड़े हैं, अपने ग्रैंडसन को या किसी को भी, पहली तो सेक्रीफाइस आपको, हर शख्स को ये सोचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और मेरा ख्याल डॉक्टर साहब जो कि मैं अपने तजुर्बे से भी कह सकती हूँ कि मुझे लगता है कि एक तो सबसे ज्यादा जो कुर्बानी डॉक्टर्स देते हैं, इससे आप भी अग्री करेंगे, वो वक्त की कुर्बानी है। एग्जैक्टली। हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं होता अपनी फैमिली के लिए। 24 आवर की सर्विसेज हैं, इवन के कोई फेस्टिवल नहीं, ईद डेज में भी हमें अपने हॉस्पिटल जाना है। ठीक है, स्पेशली जो जैसे मेरी फील्ड है, मैं पीडियाट्रिशियन हूँ और इनक्यूबेट्स बेबी हुए हुए हैं, तो मुझे तो ईद के दिन भी जाना है, बकरीद के दिन भी जाना है। नो फेस्टिवल, नो हॉलीडेज, नो वेकेशन, 24, नो शादी, नो वलीमा। ठीक है, बिल्कुल सही। कोई घर फैमिली का कोई फंक्शन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ अपना काम है। बिल्कुल सही बात है। इस वक्त भी मैं शायद पूरी रात का नहीं सोया होगा, रात को 4 बजे घर आया हूँ मैं। बिल्कुल सही। और आप अब यहाँ शो करने को आ गए। और सुबह जाहिर है बच्चों को, वो तो खैर एक डिफरेंट चीज है, मतलब वो आप सेक्रीफाइस 24 आवर की सेक्रीफाइजेशन है हमारी। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी मैं प्रोग्राम के शुरू में भी, आगाज में भी ये बात करी थी कि आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट मैंने इसलिए कहा कि जब हम अडल्ट हो जाते हैं तो उस वक्त हमें इतना पता नहीं चल रहा होता, लेकिन क्योंकि डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मैं चाहती हूँ कि आज हम ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं डॉक्टर साहब की एक्सपर्टीज का। अडल्ट होने से पहले का जो मरहला है, यानी जब बच्चे छोटे होते हैं, उनके अंदर कौन कौन सी ऐसी ग़िज़ाई कमियां होती हैं जो बाज़ औक़ात उस वक्त नहीं महसूस हो रही होती, शायद हम उसको इग्नोर कर देते हैं, और जब आप खुद अडल्टहुड में पहुंचते हैं तो आपको मालूम होता है कि ठीक है, क्योंकि कई दफ़ा न्यूट्रिशन की कमी थी जिसकी वजह से ये रिजल्ट्स आपको मिले। आज हम बात करने वाले हैं मेल न्यूट्रिशन के हवाले से। ज़रा जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो एक आसान इस्लाह में आपको समझाने की कोशिश करूँ, ग़िज़ाई कमी है, कि दरअसल क्या है। डॉक्टर साहब आपसे पहला ही सवाल अगर मैं करूं ऑडियंस के लिए, आम फहम अवाम के समझने के लिए, कि ग़िज़ाई कमी दरअसल क्या है और इसको तबई तौर पर हम कैसे बयान कर सकते हैं? देखिए, सिंपल वे में तो, सिंपली तो अगर आप ग़िज़ाई कमी को कहें, जिसे मेल न्यूट्रिशन भी कहते हैं, राइट, तो लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, सिंपली। मतलब आप कह लें इसको इम्बैलेंस ऑफ डाइट। ठीक है कि आपकी डाइट बैलेंस नहीं है, आपको जो चीजें आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड हैं, जो भी चीजें न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो आपको प्रॉपर नहीं मिल रहा है, दैट इज आई थिंक माल न्यूट्रिशन। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब एक चीज होती है जैसे हम कहते हैं ग़िज़ाई कमी, एक होती है ग़िज़ाई किल्लत, और एक और ये भी चीज होती है कि बाज़ औक़ात ग़िज़ाइयत अपने तौर से वालिदैन बच्चे को बहुत दे रहे होते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं कोई आ रही होती डॉक्टर साहब कि उसको किस तरीके से डिवाइड करना है, कैसे बैलेंस डाइट करनी है। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि कोई भी अगर वालिदैन इसमें इस वक्त हमें देख रहे हो और वो आपके पास लेकर आते हैं, तो हम कैसे इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि बच्चे में वाकई इस वक्त
ग़िज़ाई किल्लत है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। जब हमारे पास कोई भी, सबसे पहले तो हमें बच्चे के पैरामीटर्स देखने हैं। सही। ठीक है, उसका वेट क्या है, उसकी एज क्या है, सही, और उसके अकॉर्डिंग उसकी फिजिक क्या है, उसकी एक्टिविटी क्या है, रेफ्लेक्सेस उसके क्या है, राइट। अगर इसमें कहीं कोई चीज कम नजर आ रही है तो देन इट मीन्स के बच्चा कहीं ना कहीं माल न्यूट्रिशन या इम्बैलेंस ऑफ डाइट, ठीक है, सही, उसके अंदर है। अच्छा, सेकेंडली ये कि जो एक बड़ा इम्पोर्टेंट बात जो मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस कर लूं कि पेरेंट्स जब भी आते हैं वो हमेशा यही कहते हैं, इसमें दो चीजें एक साथ ही होती हैं कि माल न्यूट्रिशन बेबी है, हम तो इसको खाना पूरी तरह खिला रहे हैं, दिस इज ठीक है, एग्जैक्टली आप खाना पूरा खिला रहे हैं, बट दैट्स नॉट अ बैलेंस डाइट। बच्चे की बॉडी को जो रिक्वायर्ड्स है, उसको प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, विटामिन ए है, विटामिन D3 है, या और बहुत सारी चीजें हैं, वो उसको आप बैलेंस नहीं दे रहे, उनको इतनी नो हाउ नहीं होती, तो जाहिर सी बात है बच्चों को ग्रोथ में तो फर्क पड़ता है। या जिंक कमी है, जिंक की कमी है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो बैलेंस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, खाना खा लेना, ठीक है, और प्रॉपर बैलेंस न्यूट्रिएंट्स के साथ खाना, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बिल्कुल ठीक है। इसमें पेरेंटल मिसपरसेप्शन बहुत होता है, बहुत ज्यादा है, जी, बहुत ज्यादा है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक वाज़ेह अलामत कोई भी अगर वालिदैन इस वक्त हमें देखे सुने, वो कैसे जज कर सकते हैं कि बड़ों में भी बाज़ औक़ात हम अडल्ट्स की बात करते हैं तो डॉक्टर साहब क्योंकि वो सिलसिला चल रहा होता है, तो ग़िज़ाई अलामत बड़ों में और बच्चों में जो बेसिक है उसको हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? देखिए, बच्चों में तो सिंपली है, बहुत ही ईजी होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसके रिफ्लेक्सेस कैसे हैं, ठीक है, उसके रिफ्लेक्सेस एक्टिव है, हाइपर एक्टिव है, लेथार्जिक है, ठीक है, वीक है, राइट, ये सारी चीजें बता देती है। स्टंट है, ठीक है, स्टंटेड है, ये सारी चीजें बता देती हैं कि कहीं ना कहीं माल न्यूट्रिशन या लैक ऑफ न्यूट्रिएंट कमी है, बिल्कुल ठीक है। और बड़ों में तो मैं खैर इतना मेरा आइडिया नहीं है, बट ये कि बड़ों में भी तकरीबन सेम ही होती हैं सारी चीजें, लेकिन बड़ों में फील नहीं होती क्योंकि वो कहीं जॉब कर रहा है या कॉलेज जा रहा है, स्कूल गोइंग, तो इतना फील नहीं होता, बट बच्चों में बड़ा इजी होता है ये। बिल्कुल सही। और अक्सर मैं पेरेंट्स को भी गाइड करता हूँ और सब डॉक्टर्स को करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो डॉक्टर को खुद अवेयर होना चाहिए, एग्जैक्टली, ठीक है, कि उसके जो पेशेंट, अब मेरे पास बहुत सारी है, थोड़ा सा मैं डिटेल आपको अपना एक शेयर कर देता हूँ चीज, कि मेरे पास बहुत सारे पेशेंट, अभी कल ही एक बच्चा आया मेरे पास, 3 साल की उसकी एज है और उसका वेट है 7 किलो, 7 kg, और वो मेरे पास फर्स्ट टाइम आया जी। अब मैं फला डॉक्टर को दिखाता रहा हूँ, अच्छा फला डॉक्टर, कितने अरसे से बाई बर्थ उसको दिखा रहा हूँ, तो मैंने कहा यार आपके फिजिशियन बाई बर्थ इस बच्चे को देख रहा है, उसने कभी आपसे ये चीज डिस्कस की कि बच्चा अंडरवेट है? जी जी जी, सही, ठीक है, कह लेंगे नहीं। तो मैंने कहा यार आप बाई बर्थ उसके पास जा रहे हो, 3 साल का बच्चा हो गया, ना आपको पता ना आपके फिजिशियन को पता, exactly. तो फिर ये पता कौन करेगा? बिल्कुल बिल्कुल सही, ठीक है। अब जबकि उसकी एज निकल रही है, ठीक है, आपको भी पता होगा कि इनिशियल 1000 डेज बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चे के लिए, ठीक है, हम लोग उसी पे ज्यादा वर्क कर रहे होते हैं, और जब बच्चा 3 साल से ऊपर या 5 ईयर्स से ऊपर चला जाए तो उसके बाद फिर उसकी ग्रोथ में वो चीज नहीं होती जो हम इनिशियल स्टेज में हम उसको कवर कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो बहुत सारे फिजिशियंस भी शायद ना तवज्जो देते हो, बट बीइंग अ पीडियाट्रिशियन सबसे पहले तो मैंने ये देखना होता है जो भी बेबी आए वो किसी भी प्रॉब्लम में आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो नमूनिया में आ रहा है, गैस्ट्रो में आ रहा है, किसी में, सबसे पहले मैंने उसका वेट देखना है, उसकी एक्टिविटी देखना है कि लेथार्जिक तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सबसे पहले मैं ये चीज देखता हूँ। उसके बाद उसकी बाकी डिजीज जो भी प्रॉब्लम है उसको टैकल करना, वो तो फॉर द टाइम बीइंग है ना। बच्चा अगर डायरिया में आ रहा है, दिस इज अ टाइम बीइंग प्रॉब्लम, वो तो एक टेम्परेरी, ठीक है, वो तो उसी वक्त 2-3 दिन 5 दिन 7 दिन में चले ही जाना है, बट उसकी जो मेन प्रॉब्लम है, और अच्छा जिन बच्चों में प्रॉब्लम्स होती हैं, अंडरवेट होते हैं, डेफिनेटली उनमें इम्यून सिस्टम भी कम होता है, ठीक है। जब इम्यून सिस्टम कम है तो फिर हर प्रॉब्लम, हर बीमारी जल्दी लगेगी। हम तो वैसे ही माशाल्लाह कराची के लोग हैं, हम तो चलते फिरते एक बीमारी में। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब, हमारे बारे में तो अभी मैं एक जगह किसी प्रोग्राम में सुन रही थी कि हमारे यहाँ तो कहते हैं कि जी कराची वालों का जो इम्यून सिस्टम है वो तो शायद दुनिया में सबसे बेस्ट। डॉक्टर साहब ये तो एज डॉक्टर आप ही बता सकते हैं, क्योंकि शायद इतना कुछ बेचारे लोग नहीं, खैर मेरा तो बहुत वीक है इम्यून सिस्टम। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बहुत ही अहम सवाल
मेरा ख्याल है कि आप तो शायद इसको रोज ही सुनते होंगे, लेकिन मैं ऑडियंस को क्योंकि रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो उनके हवाले से भी पूछूंगी। जब हम खानदान की या कम्युनिटी लेवल पर बात करते हैं लोगों की काउंसलिंग की, आपसे बात करके डॉक्टर साहब आपके भी जवाब को सुन के मुझे ये ख्याल आया कि हमारे यहाँ एक तो शायद पाकिस्तान में, लिविंग इन पाकिस्तान, बहुत ज़रूरत है कि बिफोर ट्रीटमेंट पेरेंट्स को, कम्युनिटी लेवल पर खानदानों को काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है कि उन्हें पता हो कि बच्चे को क्या ग़िज़ा देनी है, कितनी ग़िज़ा देनी है। एंड डॉक्टर साहब ये जो एक टैबू है जिस पे मैं अब बात करने वाली हूँ, कई दफ़ा जब बच्चा आपका देख बज़ाहिर दुबला पतला है बट वो बिल्कुल ठीक है, एक्टिव है, उसकी ग़िज़ाई किल्लत भी नहीं है, लेकिन वो मोटा नहीं है, उसी के बनिस्बत एक बच्चा है डॉक्टर साहब जो कि बहुत ओवरवेट है और माँ जो है और दादी जो है वो अपने तौर से बच्चे को बहुत खिला रही है, लेकिन डॉक्टर साहब जैसे अभी आपने कहा बच्चा स्टंट है, बच्चा मूव नहीं कर रहा क्योंकि बच्चे का वेट बहुत ज़्यादा है। लेकिन ज़ाहिरी तौर पर यहाँ की मैंने डॉक्टर साहब काउंसलिंग कैसे काम करती है, माँ को ऐसा लग रहा है कि बच्चा मेरा बहुत सेहतमंद है और डॉक्टर के पास जब हम लेके जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि नहीं जी बच्चे में तो आपकी कमी है। डॉक्टर साहब ये क्या गड़बड़ घोटाला है, इसमें कहाँ हमें गौर करना है? दिस इज टोटल पेरेंटल मिसपरसेप्शन। सही, क्योंकि हम यही समझते हैं बच्चा सेहतमंद बच्चा है, सही है, मोटा है। अच्छा, तो इसकी वजह ये है कि हम लोगों ने शायद इसमें हमारी कम्युनिटी का भी थोड़ा सा हाथ है, डॉक्टर्स का भी, कि हम पूरी तरह अवॉइड नहीं करते पेरेंट्स को, उनको समझाते ही नहीं है, बिल्कुल सही। हम टाइम नहीं देते कि हमें पता है पीछे पेशेंट मजीद बैठे हुए, हमने बस जल्दी जल्दी जो इस वक्त उसको प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है और भेज देना। बिल्कुल सही। बट मेरा ख्याल है टाइम देना चाहिए बच्चों को, उनके पेरेंट्स को खास तौर पे। देखें जो पेरेंटल मिसगाइडेंस है वो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, स्पेशली बात कर रहा हूँ, नॉट ओनली द पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स जी बिल्कुल, ठीक है, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, बहुत ज्यादा। मेरे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं, हमारी वालदा ने ये मना किया, हमारी वालदा ने ये स्टार्ट किया, राइट। बच्चे को नमूनिया हुआ है, मीजल्स में बच्चा है, ब्रोंकल नमूनिया के साथ बच्चा है, मीजल्स भी है, उसको डिहाइड्रेटेड भी है, गैस्ट्रो भी है। हमारी वालदा ने मना किया है कि इसकी ट्रीटमेंट नहीं करवाना क्योंकि मीजल्स में दिस इज टोटली मिसपरसेप्शन, राइट। ठीक है, हमें अच्छा बीइंग अ पीडियाट्रिशियन हमें बच्चे की ट्रीटमेंट करनी है, ठीक है, बच्चे के पेरेंट्स को साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करनी है जी, बच्चे के ग्रैंड पेरेंट्स को ट्रीटमेंट करनी है साइकोलॉजिकल, प्लस बच्चे के जो पेरेंट्स हैं, मदर एंड फादर स्पेशली, उनको भी ये गाइड करना है कि भाई आपके जो पेरेंट्स हैं, यानी बच्चे के जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दे आर नॉट द डॉक्टर्स। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, हमने तो 5 बच्चे पाले हुए, आपको ज्यादा तजुर्बा है, हमें ज्यादा, मतलब दिस इज अ नॉर्मल कॉन्सेप्ट। जी बिल्कुल ऐसे तो मैं उनको यही जवाब देता हूँ कि आपने बिल्कुल 5 बच्चे पाले हैं, बहुत अच्छी बात है, आपका थोड़ा सा ही जवाब मैं लेंदी दे रहा हूँ बट इससे लोगों को समझ में आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है कि आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, ठीक है, आप भी हमारे लिए काबिल एहतराम है, एंड मुझे पता है कि आप बच्चों से बड़ी मोहब्बत करती हैं। बट मैंने अपनी 30 साल की जो मेरी जर्नी है बीइंग अ डॉक्टर, मैं 20,000 बच्चे पाल चुका हूँ विद क्वालिफिकेशन, विद एजुकेशन। बिल्कुल सही बात है, और ये बहुत ही एक अहम बात की तरफ डॉक्टर साहब ने निशानदेही कर दी। मेरे ख्याल है सुनने वालों के लिए इसमें बड़ा एक मैसेज छुपा हुआ है कि इस चीज़ का ख्याल रखें। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ी सी मैं ये भी बात करूंगी, बच्चों में जब हम कहते हैं आयरन की कमी हो गई, विटामिन ए की कमी हो गई, मैग्नीशियम की और जिंक की, डिफरेंट जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, अब क्योंकि हम मासेस की बात कर रहे हैं तो हर आई थिंक घर में जो वालिदैन हैं या हर पेरेंट है डॉक्टर साहब, वो बाहर जाके मल्टीविटामिन्स नहीं अफोर्ड कर सकता। अगर मैं सिंपल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात करूं, जो कि मेरे ख्याल है एट अ वेरी अर्ली एज बच्चों की स्टार्ट हो जानी चाहिए, जैसे आपने खुद भी निशानदेही की उस तरफ, डॉक्टर साहब ऐसे नॉर्मल कौन सी सादी ग़िज़ा है जिसके अंदर हमें सादे ये न्यूट्रिएंट्स मिल सकते हैं? देखिए ग़िज़ा तो आफ्टर 6 मंथ्स जब आप वीनिंग पे आते हैं जी, तो जो भी घर में अच्छी ग़िज़ा अवेलेबल है, मतलब जैसे लाइक ओट्स है, सीरियल्स हैं, घर की खिचड़ी है, बिल्कुल सही, राइट, फ्रूट्स हैं, ठीक है, उसमें सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं, फ्रूट्स में भी हैं,
जो आप खाना खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं गंदुम में, उससे ज्यादा बेस्ट डाइजेस्टिव एंजाइम मेरे ख्याल में किसी चीज में अवेलेबल नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ मैं आपके होने का एक फायदा उठाना चाहती हूँ, मैं एक्स्ट्रा एक सवाल करना चाहती हूँ, आप उसमें प्लीज तफसील से बताइएगा। डॉक्टर साहब, आप तो रोटी की बात कर रहे हैं, अब तो ये दौर आ गया है कि लोगों ने डाइटिंग के चक्कर में खानों से रोटी ही हटा दी है। और मैं डॉक्टर साहब पर्सनली एक ऐसी फैमिली को जानती हूँ कि जिन फैमिली में बच्चे हैं, इसलिए मैंने ये बात की, लेकिन क्योंकि वालिदैन बहुत डाइट कॉन्शियस है, वो रोटी नहीं खाते, तो उनके घर में रोटी नहीं बनती और बच्चे भी रोटी नहीं खाते। डॉक्टर साहब, रोटी कितनी इंपॉर्टेंट है ये जरा बता दीजिएगा। रोटी मेरे ख्याल में थ्रू आउट द वर्ल्ड हर कम्युनिटी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, और हर कम्युनिटी में ये यूज की जाती है, चाहे उसका शेप कोई भी हो, और लेनी चाहिए। हमारे यहाँ हम लोग रोटी खा रहे हैं, बाहर ब्रेड खा रहे हैं, कहीं पास्ता बन रहा है, कहीं है, सब वही बेसिकली उन्हीं चीजों से बना हुआ होता है। तो सबसे ज्यादा बेटर है, क्योंकि इसके अंदर आयरन भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में मौजूद है, प्रोटीन्स बहुत अच्छे होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम सबसे ज्यादा बेस्ट जितने रोटी यानी कि गंदुम के अंदर अवेलेबल है, शायद किसी और चीज में अवेलेबल हो। ठीक है, और जितने कुछ कार्बोहाइड्रेट भी बहुत अच्छे होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी काफी इसके अंदर हैं। तो मतलब हम क्यों ना वो चीज लें जो बहुत ईजी है, अफोर्डेबल है और हमारे घर में अवेलेबल है। बिल्कुल सही। तो हम वो चीज क्यों ना लें? बिल्कुल। हम ऐसी चीजें क्यों परचेस करें बाहर से कि जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है? बिल्कुल सही बात। और जिनका फायदा भी उतना नहीं है जितना आपके घर की चीज का है, और फिर हाइजीनिक है, आप घर में बना रहे हैं। बिल्कुल सही। बिल्कुल। तो मेरा तो ख्याल है कि रोटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, एंड दैट शुड बी द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। बच्चों को स्पेशली, मैं बच्चों की ज्यादा बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि पीडियाट्रिशियन में मेरा जो मकसद होता है बात करने को बच्चे ही होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चों को मेरे ख्याल में आप उसी पे रखें, रोटी पे रखें, और कोशिश करें कि ब्रेड पे ना रखें, रोटी पे रखें, क्योंकि ब्रेड इतनी हाइजेनिक नहीं होती है जितनी हाइजेनिक रोटी होती है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, अमूमी तौर पर मैं माशाल्लाह, क्योंकि आपका तजुर्बा है, आप रोजमर्रा की बेस बुनियाद पे पेशेंट्स देख रहे होते हैं, आपको डॉक्टर साहब खुद क्या महसूस होता है, अगर हम आलमी सतह पर भी देखें, कौमी सतह पर भी देखें, बच्चों की सेहत को हम देखते हैं, WHO की भी रिपोर्ट्स हम पढ़ते हैं, रिसर्चेस होती हैं, लेकिन हमने देखा कि डॉक्टर साहब आलमी सतह पर भी, कौमी सतह पर भी बच्चों की सेहत के मसाइल अभी भी हैं और वो बढ़ ही रहे हैं। आप अपने तजुर्बे में क्या देखते हैं कि उसकी बेसिक क्या वजूहात? देखें, इसकी 2-3 वजूहात होती हैं, ठीक है। अगर हम ग्लोबली इसको देखें जी, तो अफ्रीकन कंट्रीज में तो वहां तो इकोनॉमिकल क्राइसिस है जी, कहत साली है। या जैसे हम अगर अपने थर में चले जाते हैं जी, बिल्कुल, तो वहां भी इकोनॉमिकल कंडीशंस बहुत ही वर्स्ट हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो इतनी पुअर कंडीशंस मैंने कहीं नहीं देखी। सही। तो वहां तो जैसे मैंने कहा रोटी खाएं, तो वहां तो रोटी अवेलेबल ही होना मुश्किल है। सही। ठीक है, तो वो बाकी चीजें कहाँ से लेके आएंगे? बिल्कुल सही। और दूसरी जो कंडीशन है वो जैसे हम कह लें कि अच्छे वेल ऑफ एरियाज हैं, लाइक कराची है, और मतलब दूसरे या थ्रू आउट द ग्लोब, थ्रू आउट द वर्ल्ड आप कह लें, तो वो वहां पर एक प्रॉब्लम जो मेन है, जो अफोर्डेबल कम्युनिटी आप उसे कह लें, उसमें जो मेन प्रॉब्लम है वो है फीडिंग डिफिकल्टी। सही। ठीक है, जहां खाना अवेलेबल नहीं है वहां बच्चे खाना मांग रहे हैं, जहां खाना अवेलेबल है वहां बच्चे खाना खाना नहीं चाहते। कितनी अच्छी बात कह दी डॉक्टर साहब की, इस बात के अंदर सारा मैसेज है। डॉक्टर साहब, ये कितनी एक अजीब सी रियलिटी है और हकीकत बात है कि खाने मौजूद है और माएं बच्चों के पीछे भाग रही हैं और बच्चे नहीं खा रहे। अच्छा, ये एक बड़ा डिफरेंट टॉपिक है, मेरे पास अभी टाइम नहीं, वरना इस टॉपिक पे तो मैं बहुत लंबा बोलता। फीडिंग डिफिकल्टी ये टोटल पेरेंटल प्रॉब्लम है। सही। पेरेंट्स ना अपने बच्चों को गाइड करते हैं, ना खुद गाइडेड है, ठीक है, ना वो उस तरह खिलाना चाहते हैं। हर चीज का एक वे होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, खाना खाने का एक वे है, बिल्कुल, हमारा एक वे है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बच्चों का एक डिफरेंट वे, हम उस वे पे नहीं चलते। बिल्कुल सही। हम इसी तरह खाना खिलाना चाहते हैं उनको जिस तरह हम खुद खा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इसमें और भी बहुत सारी बातें मैं कर देता, बट टाइम की शॉर्टेज है। और इंशाल्लाह नहीं, बिल्कुल हम डॉक्टर साहब को दोबारा भी तकलीफ देंगे कि हम आए और डॉक्टर साहब से यकीनन बहुत सारी मजीद गुफ्तगू हो सकती है। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम को बस कंक्लूड करूंगी और एक सिंपल सा सवाल करना चाहूंगी, जो कि मैं चाहती हूँ कि आप हमारे जहनों की मिथ्स को, इस गलतफहमी को थोड़ा दूर करें।
एक आम जहन या एक आम फहम इंसान कैसे समझे कि सेहतमंद खाना डॉक्टर साहब क्या है, उसको हम सिंपल तरीके से एक कोई टिप हमें दे जाएं कि जी अगर हम ये खा रहे हैं या ये खिला रहे हैं तो दैट इज इनफ, उसमें कोई और मजीद फैंसी चीजें करने की जरूरत नहीं। सेहतमंद गजाई खाना ये है जो हर माँ बाप देखिए, जो रूटीन में हमारे यहाँ खाने बनते हैं पाकिस्तान में जी, वो अच्छे सेहतमंद खाने होते हैं और हाइजेनिक होते हैं। बिल्कुल तो फैंसी खाने तो फिर वो तो फैंसी हो गई ना, एक्स्ट्रा चीज हो गई, वो तो फिर बाहर बात की चीज है। बट जो चीज आपके घर में अवेलेबल है, जो फ्रूट्स अवेलेबल है, आप उन पे तवज्जो दें। हाँ, ये चीज जरूर है कि पेरेंट्स को चाहिए कि जो भी आपने बच्चे को खाना खिलाना है, आपके नियरेस्ट कोई अच्छा पीडियाट्रिशियन यकीनन अवेलेबल होगा। आप उससे कंसर्न करें कि बच्चे को मैं ये चीजें खिला रहा हूँ और बच्चे के अंदर कोई ऐसी चीज और चीज तो नहीं है, या फिर बच्चे को अगर मैं ये खिला रहा हूँ तो कोई चीज कम तो नहीं रह जाएगी, लाइक प्रोटीन की कमी तो नहीं हो जाएगी या जिंक की कमी। तो वो आपका डॉक्टर आपको गाइड कर देगा कि ये चीज खिलाएं तो ये दिस इज अ बैलेंस डाइट, तो वो आपको बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका कि आपने आज के टॉपिक को, जो कि ऑलरेडी बहुत वाकई वसी है, इसमें हम बहुत बात कर सकते हैं, डॉक्टर साहब ने बहुत खूबसूरती से कवर किया। एंड आई एम श्योर डॉक्टर साहब आज के प्रोग्राम के बाद यकीनन बहुत लोगों को इससे फायदा होगा। मैं आपसे हमेशा ही कहती हूँ कि जब भी हम पॉडकास्ट में अपने मेहमान हजरात को बुलाते हैं, इसको शेयर किया कीजिए, लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा आगाही पहुँचाएं। उसकी दो वजूहत होती है, एक ये कि आपको थोड़ी सी मदद मिल जाती है, दूसरी कि डॉक्टर साहब तक रसाई करना आपके लिए थोड़ा आसान हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, प्रोग्राम को जब हम बिल्कुल क्लोजर की तरफ लेके आते हैं तो हमारा छोटा सा बड़ा इंटरेस्टिंग सा सेगमेंट होता है, वो भी इसलिए ताकि थोड़ा सा लाइटर मोड में रहे। और मुझे इसलिए लगता है कि लोगों को भी समझना जरूरी है कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी डॉक्टर साहब इंसान होते हैं और उनकी भी एक जिंदगी होती है। डॉक्टर साहब, कोई एक ऐसी एप्लीकेशन जो डॉक्टर वजीद बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं फोन पे? व्हाट्सएप मेरा ख्याल है पेशेंट्स आपको करते होंगे परेशान। पेशेंट्स बहुत करते हैं, मतलब रोजाना थाउजेंड्स की क्वांटिटी में मेरे पास मैसेजेस आए हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका पसंदीदा मौसम कौन सा है? मौसम फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा बाहर, सही, स्प्रिंग देन विंटर्स, बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको वैसे तो वक्त नहीं मिलता होगा, लेकिन अगर वक्त मिल जाए तो आप क्या प्रेफर करते हैं कि मैं खाना खुद पकाऊं या मैं खाना मंगवा लूं या मुझे पका पकाया खाना मिल जाए? नहीं, मैं प्रेफर करता हूँ अच्छा खाना और घर का खाना। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, कोई एक ऐसी किताब कभी आपको वक्त मिला हो या आपने पढ़ी हो, या कोई ऐसी मूवी या ड्रामा जो आपको बड़ा मुतासिर किया और हमसे भी शेयर करें? हाँ, मूवीज में ज्यादातर हिस्टोरिकल मूवीज देखता हूँ। सही, मुझे वो पसंद है। जैसे सबसे ज्यादा जो मुझे हमेशा पसंद रही वो एक मूवी थी, इंग्लिश मूवी, बेन-हर। सही, मैं आज तक उसे नहीं भूला हूँ। बिल्कुल ठीक, और अक्सर देखता हूँ। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, वैसे तो माशाल्लाह इतना टाइम गुजर गया, आपने इतना कुछ सीख लिया, सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, फिर भी अगर कभी आप सोचें कि ये स्किल काश मेरे पास ये भी होती, ये भी मुझे आता होता, वो क्या है? नहीं, एक्चुअली ये सवाल थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, क्योंकि मैं जो सोचता कि काश में ये होता, वो तो आप ऑलरेडी हो गए। नहीं, वो इसके अलावा डॉक्टर के अलावा आपका मकसद जी, मतलब यू मीन के मैं डॉक्टर के अलावा क्या होता? मैं डॉक्टर के अलावा एक सिंगर होता। जबरदस्त। और मैं आज भी एक सिंगर हूँ। क्या बात है डॉक्टर साहब। जबरदस्त। मेरा ख्याल है फिर वो आपके लिए तो बड़ा थेरेप्यूटिक होता होगा जब आप। एक्जेक्टली। और मेरी हॉबी है अच्छा गाना सुनना, अच्छा गाना गाना। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल। अब अमूमी तौर पर लोग तो अब बहुत डिजिटलाइज हो गए हैं, लेकिन डॉक्टर वजीद को जब अपनी इंपॉर्टेंट नोट्स लिखने होते हैं या कोई रिमाइंडर रखना होता है तो आप अभी भी लिखते हैं डॉक्टर साहब? कैसे याद रखते हैं? इन माई मेमोरी। माशाल्लाह, सो यू हैव अ वेरी गुड मेमोरी। जबरदस्त। डॉक्टर साहब के वीकेंड का कैसे आगाज होता है? हमारे आपके डॉक्टर्स में क्या वीकेंड होते हैं? नहीं बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं समझ सकती हूँ सवाल गलत है, बट स्टिल हमारे यहाँ कोई वीकेंड नहीं होता। लेकिन कभी अगर आपको वीकेंड मिल जाए तो फिर आप क्या करते हैं? रिलैक्स करने के लिए बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल एक आखिर सवाल डॉक्टर साहब, माशाल्लाह बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आप सोची होंगी कि वो हो जाएं, वो हो गई। नेक्स्ट ईयर के लिए डॉक्टर वजी का कोई गोल, अपनी कम्युनिटी के लिए, लोगों के लिए, कुछ भी जो आपको लगता है कि मेरा है कि मैं ये भी इंशाल्लाह? मेरा जो गोल हमेशा से रहा है, मैं आज भी उस पर काम करता हूँ, नेक्स्ट ईयर भी करूंगा, टू अवेयर द पेरेंट्स अबाउट द हेल्थ ऑफ द चाइल्ड। बिल्कुल सही,
बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। और कुछ डॉक्टर्स हमारे पास ऐसे आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, हर बार मेरे लिए लर्निंग होती है, जो अच्छी गुफ्तगू करते हैं, मुख्तसर गुफ्तगू करते हैं, लेकिन इस कदर जामे होती है और उसमें इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस छुपे होते हैं जो मेरे ख्याल है कि सुनने वालों के लिए बहुत कुछ बता सकते हैं। तो आज का पॉडकास्ट आपको एक दफ़ा नहीं कई बार सुनना होगा, क्योंकि डॉक्टर वजी ने अपनी जो है ना मुख्तसर बातों में और अपनी खूबसूरत सी मुस्कुराहट में बहुत सारे मैसेजेस हमें दिए हैं। लेकिन बहरहाल डॉक्टर साहब, एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया। आज के पॉडकास्ट में मुझे और डॉक्टर वजी को जी इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी एक और नए अमेजिंग प्रोग्राम में। अपना बेहद ख्याल रखें, अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट प्रोग्राम तक। अल्लाह हाफिज़।